हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री एनसीईआरटी जो हम क्लास 6 की पढ़ रहे थे उसका चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। इससे पहले हमने 6 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेक कर लेना जिससे आप कनेक्ट कर सको आगे के लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। तो बेसिकली इसमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करी है और मौर्यन एम्पायर में भी जो है वो अशोक के बारे में बात करी है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जाके वहाँ से चेक कर लेना और डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि जो अशोक थे वो बहुत ही ग्रेट रूलर माने जाते थे हमारे हिस्ट्री में। तो ना केवल मतलब पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में, बल्कि अगर हम भारत का भी इतिहास देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट रूलर के रूप में अशोक जो है निकल के आए हैं सामने। तो इन्होंने बेसिकली जो है अपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंस्क्रिप्शंस के रूप में डिस्क्राइब किए हैं। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, अगर हम सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री की बात करते हैं तो जहाँ पे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की बात आती है तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमारे इतिहास जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब जानते हैं अशोक जो है बेसिकली मौर्य एम्पायर से बिलोंग करते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है फाउंड करी थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा हैं, यानी कि ये इनके बेटे के बेटे हैं। ये एम्पायर जो है 2300 ईयर है वो, यानी कि अगर एग्जैक्ट डेट हम समझे तो 321 BC के अराउंड इनने फाउंड किया था। और इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो एक प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है गणानंद जो है वो पहले मगध के रूलर हुआ करते थे, जो कि हमने 16 महाजनपद जब पढ़े थे तो उसमें जो सबसे पावरफुल जो किंगडम निकल के आया था वो मगध ही निकल के आया था। तो उसमें पहले गणानंद हुआ करते थे रूलर। तो गणानंद और चाणक्य के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, जिसके प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो है वो चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देते हैं और वो उनको एम्पायर से हटा के मौर्य एम्पायर की स्थापना कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो चाणक्य हैं उन्होंने ना अपनी जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विचार हैं, वो एक बुक में लिखी है जिसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अब नाम पे मत जाना, अर्थशास्त्र में बेसिकली पॉलिटिकल जो बातें बताई गई हैं वो लिखा गया है और इसमें किंग के बारे में बताया गया है कि राजा को किस तरीके से रहना चाहिए, टैक्स कलेक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया है। फिर आगे बढ़ें तो आगे इसमें हम समझते हैं कि डायनेस्टी अब क्या होती हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं अशोक। तो अब डायनेस्टी का मतलब ये होता है कि जब एक ही परिवार के कई व्यक्ति एक के बाद एक जब शासन करते हैं तो वो एक डायनेस्टी बन के निकल के सामने आती है। ठीक है, तो अब हम अगर इसका एग्जाम्पल तो मौर्यन एम्पायर ही ले लेते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के अगर हम 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, जिन्होंने जो है फाउंडर थे वो मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, उसके बाद उनके बेटा हुआ जो बिंदुसार के नाम से जाना गया। फिर उनके जो बेटे थे यानी कि अशोक जो हैं वो रूल करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, उसके बाद जो है अशोक आते हैं। तो इस तरीके से जब एक के बाद एक सेम फैमिली के ही जब रूलर आते हैं तो उसको हम डायनेस्टी बोल देते हैं। फिर आगे समझते हैं। तो अब मौर्य एम्पायर की अगर हम बात करें तो मौर्य एम्पायर में जो है कई सारे जो है सिटीज़ आती थी। इसमें जो है कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उसके बाद तक्षशिला आती थी और उज्जैन। ये सब मेजर सिटीज़ जो थी वो आती है। इसमें मैप पे भी आप देखेंगे तो जो ब्लैक कलर से पॉइंटेड है वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती थी, जैसे उज्जैन हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद तक्षशिला है, उसके बाद ये पाटलिपुत्रा हो गई। तो ये जो सिटीज़ हैं ये एक मेजर सिटीज़ के रूप में निकल के आई थी मौर्यन एम्पायर में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो तक्षशिला जो है वो गेटवे होता था नॉर्थ वेस्ट का, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो है वो एक द्वार हुआ करता था। वहीं अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है वो उत्तर से जो दक्षिण जाने वाला जो मार्ग था वो वहाँ पे जो है स्थित था। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो उत्तर से जो दक्षिण वाला जाने का जो मार्ग है उस मार्ग में जो है ये उज्जैन आता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन सिटीज़ में ना इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी इतनी, कि इतना मेजर सिटीज़ के रूप में ये क्यों निकल के आया। क्योंकि यहाँ पे मर्चेंट्स रहते थे, यानी व्यापारी वर्ग यहाँ रहता था, अधिकारी यहाँ पे ही रहते थे, जितने भी जो क्राफ्ट पर्सन है यानी कि जो कर्मकार होते थे वो भी यहीं रहते थे। इसीलिए जो है ये सिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। फिर आगे समझे, अब हमने यहाँ पे बात करी है कि एम्पायर की बात करी है। ठीक है, लेकिन अब हम समझते हैं कि अभी तक हमने 16 महाजनपद या किंगडम्स की बात करी थी, तो अब ये एम्पायर और किंगडम्स में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि अगर हम समझें तो एम्पायर जो है एक बड़ा इकाई हो जाएगी और किंगडम जो है एक छोटी इकाई होगी एम्पायर से। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, एम्परर्स जो होते हैं यानी कि जो एम्पायर को जो रूल करते हैं उनको एम्परर बोलते हैं। उनको कई और संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एम्पायर जो है वो एक लार्जर पिक्चर है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद जो है इसको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा जिससे।
तो जहाँ पे एक चीज़ समझना एग्जाम्पल के रूप में, जैसे इंडिया हो गया, तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं, तो इंडिया एक एम्पायर हो जाएगा और जो बहुत सारे जो स्टेट हैं डिफरेंट, तो वो एक किंगडम के रूप में निकल के आते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और, क्योंकि एम्पायर जो है बड़ा है और लैंडमास भी इस पर ज़्यादा है, तो इसमें जो रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है वो कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए जो है कई ऑफिशियल्स रखे जाते हैं जो इसको कलेक्ट करते हैं। तो यानी कि एम्पायर में जो है ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रेवेन्यू या टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। फिर आगे बढ़े तो आगे आप समझते हैं कि रूलिंग द एम्पायर, यानी कि रूल कैसे हो रहा है एम्पायर, ठीक है। तो एम्पायर बहुत लार्ज होते हैं और इसमें जो है डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग तरीके से रूल किए जाते हैं। वहीं अगर मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं तो जो कैपिटल था पाटलिपुत्रा, वो जो है डायरेक्ट कंट्रोल में होता था राजा के, यानी कि जो कैपिटल वाला क्षेत्र था वो एम्परर के डायरेक्ट रूल में होता था। फिर उसके बाद जहाँ हमने पहले बात करी कि ऑफिसर जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए रहते थे। अब ये टैक्स किससे कलेक्ट हो रहा है, तो ये टैक्स कलेक्ट हो रहा है किसानों से, हर्डर्स से, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से, जो कि विलेज में रहते थे या फिर टाउन में जो भी रह रहे हैं, उनसे ये सब चीज़ें टैक्स का कलेक्शन होता था। फिर जो है यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ऑफिशियल्स होते थे वो अगर राजा के कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करते थे तो वो उनको पनिशमेंट भी देते थे, यानी कि यहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे वो पनिशमेंट करने का भी उनके पास अधिकार था। फिर वहाँ पे एक चीज़ और थी कि यहाँ पे गुप्तचर की व्यवस्था थी। गुप्तचर होते थे वो जगह जगह पे घूमते थे और वो चीज़ें देखते थे कि सोसाइटी में चीज़ें कैसी चल रही हैं, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके बाद जो है और प्रोविंसेस भी होते थे, यानी कि प्रोविंसेस को हम प्रांत कहते हैं, और ये प्रोविंस जो होते थे ये कैपिटल से जो है गवर्न किया जाते थे, यानी कि इनका जो प्रशासन था वो इनकी राजधानी से चलता था। इसके उदाहरण जो है तक्षशिला और उज्जैन में हम देख सकते हैं। फिर आगे हम समझते हैं तो मौर्य एम्पायर में जो रूलर थे वो रोड को और जो इम्पोर्टेंट रिवर्स होती थी जहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज या फिर संसाधन में जो है वो बहुत ही रिच होती थी, उसको जो है कैप्चर करने की हमेशा इनकी कोशिश रहती थी और उसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। और कंट्रोल करने के बाद जो भी टैक्स होता था या जो ट्रिब्यूट जो होती थी उसको वो ग्रैंड करते थे। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है ट्रिब्यूट। तो ट्रिब्यूट क्या चीज़ हो गई, तो ट्रिब्यूट बेसिकली एक तो हो गया टैक्स, जो टैक्स तो होता था वो रेगुलर बेसिस पे दिया जाता था, ठीक है, कि वो तो देना ही है, जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या जिस भी स्तर पे जो टैक्स लगाए जाते थे वो राजा द्वारा कलेक्ट किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे ट्रिब्यूट की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूट बेसिकली कोई एक ज़बरदस्ती थोपी हुई चीज़ नहीं थी, बल्कि अगर आपके पास जितनी इच्छा अनुसार जो है वो राजा को दिया जाता था। अब वो कोई पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है या कोई और भी चीज़ें मिला के भी आप दे सकते हैं, क्षमता के अनुसार जो है वो दिया जाता था, उसको हम ट्रिब्यूट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ें तो आगे अब हम अशोक के बारे में बात करते हैं। तो अशोक जो है एक बहुत ही यूनिक रूलर कहा जा रहा है इस बुक में। तो ऐसा क्यों था, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ये मौर्य एम्पायर का बहुत ही फेमस रूलर हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें क्यों इतना फेमस था, तो ये जो ऐसा पहला रूलर था जिसने अपने जो मैसेज कन्वे करने होते थे वो जो है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों के द्वारा किए जाते थे। जैसे आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में भी जो गवर्नमेंट्स होती हैं जो कोई अगर सोशल वर्क कर रही हैं तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देती हैं, जिससे सोसाइटी में हर जो इंसान तक वो बात पहुंच जाएगी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चल रही है, ठीक है। उसके लिए जैसे मीडिया को वो कैप्चर करते हैं, मीडिया में ऐड आते हैं, अखबार में आते हैं ऐड, तो इस तरीके से देखा जाए तो उसी का एक पार्ट था जो उस टाइम पे हुआ करता था, जिसमें पत्थर पे जो है वो मैसेज लिख दिए जाते थे जिसको हम अभिलेख बोलते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होते थे और जो स्क्रिप्ट होती थी यानी कि जो लिपि होती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राकृत यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगी और जो ब्राह्मी जो है वो स्क्रिप्ट यानी कि लिपि होगी। तो ये चीज़ याद रखना, कहीं कंफ्यूज मत होना। फिर आगे बढ़ते हैं तो अशोक जो है उसने एक कलिंग में वॉर भी लड़ा था, तो ये उसके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, जिसके बाद जो है वो अपनी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देता है। अब कलिंग पे बात करें तो कलिंग बेसिकली जो मॉडर्न उड़ीसा जो क्षेत्र है उसको जो है हम लोग बोलते हैं, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कलिंग के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। तो अशोक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने रूलिंग टाइम पे कलिंग पे अटैक किया था और उसमें फाइट करी थी। तो जब वॉर हुआ था तो उस वॉर में काफ़ी ज़्यादा नरसंहार हो गया। अब जब नरसंहार हुआ तो उसको देख के अशोक का मन बिगड़ गया, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो कोई भी वॉर नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है अशोक जो है हिस्ट्री में ऐसा पहला रूलर होता है जो वॉर जीतने के बाद जो है ये डिसाइड करता है कि अब मैं कोई वॉर नहीं लड़ने वाला हूँ। अब हमको इसके बारे में भी जो पुष्टि होती है वो अशोक के इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। तो उसमें ये लिखा है देखो कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंगा, यानी कि अपने शासन के जो 8वें वर्ष जो है वो उसने कलिंग पे अटैक किया था। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष जो है कलिंग पे अटैक किया था।
तो ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। फिर आगे बढ़ें तो अब यहाँ पे बात करते हैं अशोक के धम्म की, कि अशोक का धम्म क्या था। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि अशोक का धम्म जो है, आज के धर्म से रिलेट करके मत चलना। ये जो है एक डिफरेंट काइंड की थ्योरी थी और डिफरेंट तरीके से इसमें चीज़ें होती थी। तो अशोक का जो धम्म था वो भगवान की पूजा या फिर किसी भी तरीके के आयोजन से संबंधित नहीं था। उसका जो मेन जो मोटो था वो ये था कि जो समाज में जो बुराइयां चल रही हैं या जो अनएथिकल जो काम हो रहे हैं उसको मिटाने का या उसको ख़त्म करने का उसका एक मोटिव होता था। तो उसने जब देखा कि जिस तरीके से एक पिता जो है अपने बच्चों को सीख देता है, बुरे कर्मों से बचाता है, उसको सही कर्म सही रास्ते पे लाता है, उसी प्रकार उसका मानना था कि ये राजा की भी ड्यूटी है कि जो उसकी प्रजा है उसको एक नैतिक आधार पे चलाए और उसको एक नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो है बुद्ध के जो विचार थे उससे भी प्रभावित था, क्योंकि हम देखते हैं जब कलिंग का वॉर होता है तो उसके बाद अशोक जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। और इसीलिए जो है वो ये चाहता था कि कैसा समाज डेवलप करे जिससे कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी सामने ना आए। तो इसके लिए उसने कई अधिकारी जो है नियुक्त किए, जिसको धम्म महामाता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उसके जो अधिकारी थे उसको धम्म महामात्र कहा जाता था। जो कि इनका काम क्या होता था, इनका काम बेसिकली होता था कि जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देना और ये बताना कि एक्चुअल धम्म क्या होता है या किस तरीके से समाज में रहना है। इसके बाद उसने जो है अपने कुछ मैसेज जो हैं वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी बताए, यानी कि अभिलेखों के माध्यम से भी उसने अपने धम्म का प्रचार करना चाहा। अब जब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो लोग पढ़ सकते थे वो तो उसके अभिलेख पढ़ लेते थे, परंतु जो नहीं पढ़ पाते थे उसके लिए भी उसने ऑफिशियल्स जो है नियुक्त किए थे, जो कि अभिलेखों में जो भी लिखा होता था वो एक जनमानस तक या आम जनता तक पहुँचाते थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये हो जाती है कि उसके जो मैसेंजर थे, यानी कि उसके जो धम्म के जो प्रचारक थे, वो ना केवल भारत में ही रहकर धम्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि और जो आस पड़ोस के जो देश हुआ करते थे वहाँ पर भी जाकर जो है उसके धम्म का प्रचार कर रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल हमको सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में जाके दिखता है, जो वहीं उसका खुद का बेटा जो है वो महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा जो है श्रीलंका गए थे धम्म का प्रचार करने। फिर आगे यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई है। तो बेसिकली मेगास्थनीज जो है वो एक राजदूत था जो कि ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर के कहने पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में वो आया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसने जो है अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है इंडिका, जो कि उस समय की जो भारत की सोसाइटी है उसके बारे में एक बात करती है कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर में भारत हुआ करता था। तो उसने अपनी ही पुस्तक के माध्यम से बताया है कि पाटलिपुत्र जो है, जो कि मॉडर्न पटना है, उसके बारे में बताया है कि ये एक बहुत ही बड़ी सिटी थी और ये जो है वो चारों तरफ से जो है बड़ी सी दीवारों से घिरा हुआ करता था, क्योंकि एक कैपिटल सिटी इसको बोल सकते हैं, तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा हुआ करती थी। इसमें जो है 570 टावर हुआ करते थे और 64 इसमें गेट होते थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर में मैंने आपको बता दी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और ये इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर कोई क्वेरी या कोई मैसेज आपको करना आप इस पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।